नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं COP29 के बारे में, जो कि आपका कहाँ पर हो रहा है, अजरबैजान में हो रहा है। देखिए, COP29 के इतिहास में पहली बार है कि अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार एज अ गवर्नमेंट अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व करेगी COP29 में। और फर्स्ट टाइम ऐसा है कि वो पार्टिसिपेट कर रही है, और इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है COP29। साथ ही साथ हम उन मुद्दों पर भी बात करेंगे जिसमें COP29 पर खासा नजर रखनी जाने वाली है। COP29 आपका एक वार्षिक सम्मेलन है, प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। और ये देखता है कि भाई, जो लास्ट ईयर हमने कुछ आपके पैमाने सेट किए थे, लास्ट ईयर जो हमने एक चार्ट बनाया था, उस पे कौन कौन सा देश खरा उतरा है और किस देश ने कितनी जो बिंदुएं हैं उनको क्रॉस किया है, अचीवमेंट्स करी हैं। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीजों पर डिस्कशन इसमें होता है। सो चलिए COP29 के बारे में बात कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज इसमें डिस्कस करी जाने वाली है। हाँ, लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना भी है। सूचना क्या है कि भाई, ISGS का फाउंडेशन कोर्स जो है वो आपका लॉन्च हो रहा है। ये वो कोर्सेज हैं जिसमें बात कही जाती है कि फर्स्ट डे फर्स्ट कोर्स, यानी कि फ्रेश बैच। ये आपके सभी फ्रेश बैचेस हैं जो शुरू हो रहे हैं। ISGS फाउंडेशन कोर्स प्रीलिम्स मेंस आपका 28 नवंबर से 11:30 बजे शुरू हो रहा है। न्यू बैच है, फ्रेश बैच है। इसके बाद IAS एंड UPPSC फाउंडेशन कोर्स का बैच आपका 14 नवंबर से शुरू हो रहा है, 10:30 बजे। अगेन न्यू फ्रेश बैच है। BPSC, MPPSC एंड RAS, ये सभी आपके न्यू फ्रेश बैचेस हैं। BPSC 18 नवंबर, MPPSC 21 नवंबर और RAS 10 नवंबर से आपका शुरू होने वाला है। तो जो भी बच्चे इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर 9555 124 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए, आ जाते हैं अपनी न्यूज पर। UN क्लाइमेट समिट में अफगान तालिबान की हिस्सेदारी, पहली बार होगा ऐसा, क्या दुनिया के बदलेंगे रुख, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, तालिबानी जो गवर्नमेंट है वो शुरुआत से ये चाहते हैं उनको एज अ गवर्नमेंट जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाए वर्ल्ड लेवल पर, यानी कि उनको सरकार की मान्यता दे दी जाए और वो अन्य देशों के साथ अपने जो राजनीतिक संबंध हैं वो स्थापित कर सके। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे देश जो हैं उन्होंने एज अ गवर्नमेंट इनको मान्यता देने से मना कर दिया है। रीजन ये कि ये एक आतंकी संगठन माने जाते हैं। बात करें तालिबानी सरकार की, तो वो भारत का बहुत ज्यादा समर्थन करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि भारत जो है वो उनका हितैषी है और भारत उनको एज अ गवर्नमेंट मान्यता प्रदान कर देगा। बट इंडिया ने भी ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया है, क्योंकि इंडिया जानता है कि जहां वो एक तरफ पाकिस्तान को इतना कह पाता है इंटरनेशनल समिट्स में, इंटरनेशनल जब बैठकें होती है उसमें, UN में, तो अगर वो तालिबान को सरकार का दर्जा दे देगा तो उसका वो जो एक रौब बना हुआ है, रुतबा बना हुआ है, जहां पे वो बेधड़क बोलता है आतंकवाद को लेकर के, वो कहीं ना कहीं उसको चुभने लगेगा। और इंटरनेशनल लेवल पर भी कहीं ना कहीं ये बातें कही जाने लगेंगी कि एक तरफ आप आतंकवाद के खिलाफ और दूसरी तरफ आपने तालिबानी गवर्नमेंट को यहाँ पर मान्यता भी दे रखी है। बात करें इनको एज ए सरकार के रूप में किसने मान्यता दे रखी है, तो सबसे पहले पाकिस्तान आ जाता है जिन्होंने दी है। इसके बाद चाइना आ जाता है और भी एक दो कंट्रीज हैं जिन्होंने एज अ गवर्नमेंट इसको रिकॉग्नाइज कर रखा है। बाकी विश्व में कोई भी देश नहीं है जो इनको एज अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, चलो, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार का जो प्रतिनिधित्व है वो अगले हफ्ते से शुरू होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में होगा और ये इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। साल 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता संभालने के बाद ये पहली बार होगा जब तालिबान का प्रतिनिधित्व इस स्तर के कार्यक्रम में शामिल होगा। अभी तक ही इतने हायर प्लेटफॉर्म पर ये लोग कभी भी नहीं आए हैं प्रतिनिधित्व करने के लिए। इनका ये एक तरीके से ड्रीम कम ट्रू वाली चीज है तालिबान गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि ये चाहते थे कि इनको इंटरनेशनल लेवल पर स्थान मिले, इंटरनेशनल लेवल पर ये अपनी बातों को रख सके, इंटरनेशनल लेवल पर इनकी चीजें डिस्कस करी जाए, जिसके लिए उन्होंने कई बार भारत में चाहे वो मीटिंग करी हो, चाहे अदर कंट्रीज के साथ मीटिंग करी हो, और हमेशा ये कहा है कि आप लोग अमेरिका के दबाव में आकर के मुझे एज अ गवर्नमेंट जो है मान्यता नहीं दे रहे हो, लेकिन हम चाहते हैं जस्ट क्या कि हम अपना जो धर्म है उसको फॉलो कर रहे हैं और हम सिर्फ शांति स्थापित करना चाहते हैं, दैट्स इट। और हमारा कोई भी मुद्दा नहीं है, बस इतना चाहते हैं कि आप मुझे एज अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर लीजिए, ताकि हमारे कुछ मुद्दे हैं उनको इंटरनेशनल लेवल पर सुना जा सके। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। ऐसे में तालिबान के लिए ये बीते 3 साल में सबसे हाई प्रोफाइल बहुपक्षीय कार्यक्रमों में से एक होगा। अजरबैजान की राजधानी बाकू में COP29 क्लाइमेट समिट जलवायु शिखर सम्मेलन आपका हो रहा है, जो कि आज से शुरू हो चुका है। 11 नवंबर से शुरू होना था, ये आज से आपका ये शुरू हो गया है।
महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, काबुल पर नियंत्रण के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने तालिबान को महासभा में अफगानिस्तान की सीट लेने की अनुमति नहीं दी है। अफगानिस्तान की सरकार को संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की ओर से औपचारिक रूप से मान्यता नहीं मिली है और इसकी बड़ी वजह महिलाओं की शिक्षा और निजता की स्वतंत्रता पर तालिबान का प्रतिबंध है। आप सभी जानते हो कि तालिबानी गवर्नमेंट ने वहां पर बहुत सारे प्रतिबंध इम्पोज कर दिए हैं। महिलाएं ब्यूटी पार्लर नहीं जाएंगी, महिलाएं जिम नहीं जाएंगी, महिलाएं बातचीत नहीं करेंगी, सार्वजनिक स्थलों पर महिलाएं बोल नहीं सकती हैं, यानी कि महिलाओं के बोलने पर भी प्रतिबंधित कर दिया यहाँ पर अफगानिस्तान सरकार ने। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि महिलाओं की आवाज बंद कर दी है। ठीक, पुरुषों को लेकर भी बहुत सारी पाबंदियां हैं कि वो दाढ़ी नहीं कटवा सकते हैं, उनको रोजा रखना ही रखना है, 5 बार नमाज पढ़नी ही पढ़नी है और जो इन नियमों का उल्लंघन करेगा उसको कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाएगी। तो इस तरीके से महिलाओं के बसों में यात्रा करने में, कहीं अकेले आने जाने में, सब में पाबंदी लगा दी है अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने, तालिबानी जो गवर्नमेंट है उसने। ऐसे में ये बड़ा मौका है जब दुनिया के मंच पर तालिबान आपको देखने को मिलेगा और इसे दुनिया के तालिबान के लिए बदलते नजरिए की तरह से भी देखा जा रहा है कि जो दुनिया है वो तालिबान को धीरे धीरे ही सही शायद अपना सकती है। ठीक, आगे आते हैं। COP29 क्लाइमेट समिट की बात करें तो यहाँ पर लगभग आपके 200 देश पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इसमें जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील देशों के लिए जलवायु वित्त का जो नया लक्ष्य है ये तय करने में मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया जाए, तो ये इसका मेन मुद्दा रहने वाला है। साथ ही इसमें पेरिस समझौते के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए वैश्विक तापमान की वृद्धि की समिति करने और विकासशील देशों के लिए समर्थन जुटाने पर भी यहाँ पर चर्चा होगी कि भाई जो विकासशील देश है वो जलवायु परिवर्तन के लिए यहाँ पर क्या करे, आर्थिक सहायता दे लोगों को, देशों को। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे और केंद्रीय जो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो कहीं और बिजी हैं भाई। लेकिन अब भारत की तरफ से कौन प्रतिनिधित्व करेगा, तो यहाँ पर केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री है कीर्तिवर्धन सिंह। इनकी 19 सदस्यीय जो प्रतिनिधि मंडल है ये पूरा कॉप में जाकर के भारत की तरफ से बैठेगा और बातचीत करेगा। आगे बात कर लेते हैं, लक्ष्य क्या रहने वाले हैं इस बार के COP29 के। देखिए, सम्मेलन में भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं जलवायु वित्त पर विकसित देशों की जवाबदेहिता सुनिश्चित करने की है और ऊर्जा स्रोतों के समतापूर्ण परिवर्तन का लक्ष्य प्राप्त करने की होगी। तो इन दो मुद्दों पर भारत का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा रहने वाला है और इसी को लेकर के ये वहां पर जा रहे हैं। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञ इस वर्ष के शिखर सम्मेलन से 4 प्रमुख परिणामों की उम्मीद कर रहे हैं। सबसे पहला, नया जलवायु वित्त लक्ष्य एक तो रखा जाए, यानी कि जलवायु को बचाने के लिए जो फंडिंग अभी तक आती थी तो उसको एक हायर लेवल पर पहुंचाया जाए। जो विकसित देश है उसमें सबसे ज्यादा पैसा वो लोग देंगे, तो एक फंडिंग सेट करना है। दूसरा, मजबूत राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं के प्रति तेजी। तो ये सभी देशों के लिए, जो सभी 200 देश इसमें शामिल हैं, तो उनसे उम्मीद करी जाएगी कि हमने जो एक मजबूत लक्ष्य बना रखा है उसमें आप सभी देश अपनी प्रतिबद्धता सुनिश्चित करिए। देखिए, एक तरफ जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है तो जो जलवायु मुद्दा है वो बहुत पीछे छूट जाता है। कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते हैं, अपना बिल्ड करते हैं क्योंकि हमें विकसित होना है, तो हम क्या है, कई बार वनों को भी काटते हैं जो कि इसके खिलाफ है। कई बार प्रदूषण फैलता है, जो बड़ी बड़ी आप देखोगी मिल्स हैं उनसे प्रदूषण फैल रहा है, ये सारी चीजें हो रही है, तो ये मुद्दा क्या है, कई बार पीछे छूट जाता है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भाई आप विकास करिए लेकिन जलवायु को ध्यान में रख करके आप विकास करिए। ठीक है, आगे आते हैं पिछले वादों पर ठोस प्रगति की बात। जो पिछली साल जो वादे किए गए थे, जो लक्ष्य बनाए गए थे, उन पर देश कितने खरे उतरे हैं और कैसे कैसे उनको आगे जाना है, इन सारी चीजों पर डिस्कशन करना। और नुकसान व क्षति के लिए अधिक धनराशि, और जिसने जितना ज्यादा नुकसान किया है उससे उतना ज्यादा पैसा लिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा चीजें यहाँ पर होने वाली है। सम्मेलन की सफलता का सबसे बड़ा मापदंड यह होगा कि क्या वार्ताकार एक नए जलवायु वित्त लक्ष्य पर सहमत हो पाते हैं या नहीं। अगर ये हो पाते तो ये सबसे बड़ी इस बार की COP29 की सफलता होने वाली है, जो वास्तव में विकासशील देशों की आवश्यकताओं को पूरा करेगी। और ये पैसा किसको मिलने वाला है, विकासशील देशों को मिलने वाला है। पैसा देगा कौन, विकसित देश जो है वो पैसा देने वाले हैं। 2009 के सम्मेलन में विकसित देशों द्वारा 2020 तक प्रतिवर्ष $100 अरब की प्रतिबद्धता जताई गई थी, लेकिन यह लक्ष्य सिर्फ एक बार 2022 में ही पूरा किया गया। बाकी आपका 2023 कोई उसमें चेंजमेंट नहीं हुआ, 2024 आपका चल रहा है। तो ये सिर्फ एक ही बार $100 अरब दिए गए विकसित देशों के द्वारा, उसके बाद ये कोई पैसा नहीं दिया गया विकासशील देशों को। ठीक है,
भारत इस सम्मेलन में इस धनराशि को बढ़ाने की मांग करेगा कि आप जो अभी तक हमें 100 अरब डॉलर दे रहे थे, आप इसको आप 200 अरब डॉलर या 300 अरब डॉलर करो, ताकि हम अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं पर खरे उतर सके। तो भारत इसी मुद्दे के साथ वहां पर पहुंचने वाला है। भारत का मुद्दा आप सभी को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। भारत ने विकसित देशों की ओर से विकासशील देशों के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख करोड़ डॉलर का प्रस्ताव रखा है भाई साहब, जबकि विभिन्न अन्य देशों एवं ग्रुपों ने इस राशि को 1.3 लाख करोड़ डॉलर तक बढ़ाने की बात कही है। तो प्रस्ताव भारत की तरफ से ये रहने वाला है और अन्य देशों की तरफ से ये रहने वाला है। चलो आगे आ जाते हैं। अजरबैजान में तालिबान अधिकारी, देखिए अब जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट टाइम है, तो यहाँ पर अब तालिबानी गवर्नमेंट के पास एक अच्छा मुद्दा हो जाता है अपनी चीजों को डिस्कस करने का। और साथ ही साथ यदि मैं बोलूं तो अफगानिस्तान जो है वो एक अच्छे खासे जो जलवायु और जो पर्यावरण की चीजें हैं उनका प्रतिनिधित्व भी करता है। ठीक है, तो तालिबानी अधिकारियों ने दोहा में अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र की बैठक में भाग लिया है। तालिबान ने पिछले 2 वर्षों में चीन और पश्चिम एशिया के मंचों में भी हिस्सा लिया है, लेकिन सीओपी के क्लाइमेट समिट ब्यूरो पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ने 2021 से अफगानिस्तान की भागीदारी पर विचार कर रखा था और इसको बैन कर रखा था, लेकिन फाइनली अब इनको बोल दिया कि हाँ भाई आइए और आकर के आप बातचीत करिए। अफगानिस्तान और गैर सरकारी संगठनों को भी हाल के वर्षों में जलवायु वार्ता में भाग लेने के लिए संघर्ष करना पड़ा है। आगे बात करते हैं अफगान विदेश मंत्रालय का क्या कहना है इसके बारे में। देखिए एक राजनीतिक सूत्र से बताया गया है कि अजरबैजान ने अफगान पर्यावरण एजेंसी के अधिकारियों को कॉप 29 में पर्यवेक्षण के रूप में आमंत्रित किया है। यानी कि ये क्या है, एक पर्यवेक्षक देश के रूप में यहाँ पर शामिल होगा। तो इसके पास पावर नहीं है बहुत ज्यादा, ये खाली बस क्या है, आ सकता है, क्योंकि ये पर्यवेक्षक देश है। अफगानिस्तान को जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से एक माना जाता है। तालिबान को औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर अफगानिस्तान की वैध सरकार के रूप में मान्यता अभी तक नहीं दी गई है। ऐसे में अधिकारियों को पूर्ण सदस्य की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार नहीं है, ना ही उनके पास अधिकार लेने का अभी तक प्रमाण पत्र है। इस मामले में अजरबैजान के राष्ट्रपति ने फिलहाल कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। तो इस तरीके से जो चीजें हैं वो आपको पता चल गई हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो अब ये देखने वाले बात होगी कि भाई तालिबान गवर्नमेंट क्या इसमें अपने बिंदु रखते हैं, क्या अपने पॉइंट्स रखते हैं और कैसे इस पर आगे चर्चा को लेकर के जाते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया। भारत जो प्रतिनिधित्व करने वाला है 18 से 19 नवंबर के बीच, भारत अपनी बातें रखेगा। तो क्या बातें निकल करके आती हैं भारत की इसमें सामने, हम ये भी जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।